नमस्कार। बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह हर सप्ताह की तरह प्रस्तुत करता हूं रोजगार और निर्माण के लेटेस्ट अंक का रिव्यू। 15 जून से 21 जून 2020 का यह लेटेस्ट अंक है, जिसके माध्यम से हम सप्ताह भर की तमाम बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे। जितनी भी नौकरियां खुली हैं उनके बारे में बात करेंगे। जितने भी करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं की जानकारी इस पेपर में दी गई है उस पर चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिए ताकि पूरे सप्ताह की खबरों और योजनाओं से आप अपडेट रह सकें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि डेली न्यूज़, करंट अफेयर्स और सरकारी योजनाओं की जानकारी के साथ ही सरकारी नौकरियों की जानकारी आपको यूट्यूब के जरिए मिलती रहेगी। पहली खबर है, देश एवं प्रदेश के विकास के लिए गाँवों का विकास आवश्यक। गाँवों में विकास और कोरोना रोकथाम के लिए 1830 करोड़ रुपये की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने मंजूर की है। सरपंचों और पूर्व सरपंचों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चर्चा की और विभिन्न योजनाओं के बारे में समीक्षा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पंचपरमेश्वर योजना को दोबारा चालू किया है तथा 14वें वित्त आयोग के 1830 करोड़ 7 लाख रुपए की राशि पंचायतों को भिजवाई गई है। इसमें से 1555 करोड़ रुपए अधोसंरचना विकास और पेयजल व्यवस्था के लिए है। 275 करोड़ रुपए कोविड रोकथाम के लिए है। सरपंच इस राशि का समुचित उपयोग कर सकते हैं। कोरोना की रोकथाम के साथ ही अच्छी गुणवत्ता के स्थायी प्रकृति के विकास कार्य करवाएं। जल एवं स्वच्छता संबंधी कार्यों को प्राथमिकता दें। कोरोना की रोकथाम के लिए मध्य प्रदेश के 440 गाँव में 904 कोरोना के मरीज पाए गए हैं, तो सरकार ने कोविड की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायतों को 14वें वित्त आयोग की 15% राशि यानी कि 275 करोड़ रुपए भिजवाए हैं। इसे मास्क, साफ सफाई, साबुन, सैनिटाइज़र, पीपीई किट इन पर खर्च किया जा सकेगा। अपील की गई है कि कोरोना संक्रमण रोकने के लिए सभी मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और अन्य सावधानियां बरतें। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए इन्होंने देसी नुस्खा भी बताया। गिलोय को पानी में उबालें, 1 कप में 5 तुलसी के पत्ते, काली मिर्च के 3 दाने तथा हल्दी डालकर उसका काढ़ा बनाकर पिएं। इसके साथ ही नियमित रूप से योगासन और प्राणायाम करें। प्रत्येक ग्राम पंचायत को औसत 8 लाख रुपए की राशि इस 1555 करोड़ रुपए से मिली है। 1256 करोड़ रुपए की राशि मजदूरों के खातों में पहुंचाई गई है। प्रदेश में प्रतिदिन औसतन 25,14,000 मजदूरों को मनरेगा के तहत रोजगार मिल रहा है। श्रम सिद्धि अभियान में भी 7.5 लाख से अधिक मजदूरों को जॉब कार्ड दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए 0% ब्याज पर फसल ऋण लेने की योजना फिर से शुरू की है। पिछले वर्ष जिन किसानों ने 0% ब्याज पर ऋण लिया था, अब उनके लिए ऋण अदायगी की तिथि को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। मजदूरों को उनके कौशल एवं दक्षता के अनुसार रोजगार मिलेगा। इसके लिए रोजगार सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया है। प्रवासी श्रमिक और नियोक्ता यानी कि उद्योग और नौकरी देने वाले ये दोनों ही इस पर पंजीयन करवा सकते हैं। 10,000 से अधिक नियोक्ता इस पर अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं, जिनमें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, कारखाने, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, संस्थाएं, ठेकेदार, बिल्डर, भवन निर्माता, दुकानदार, प्लेसमेंट एजेंसी ये सभी शामिल हैं। नियोक्ता अपने उद्यम या व्यवसाय की आवश्यकता के अनुसार पोर्टल से श्रमिकों का चयन कर उन्हें नियुक्ति पत्र ऑनलाइन दे रहे हैं। 13 लाख से अधिक श्रमिक अभी तक पंजीकृत हो चुके हैं। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत लाभान्वित प्रवासी श्रमिक परिवारों के सदस्यों की संख्या है 13,10,186। इन सभी को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। विभिन्न व्यवसायों में अभी तक जो रोजगार दिया गया है, रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से 28 मजदूरों को एग्रो प्रोसेसिंग, 7 मजदूरों को केन एवं बांस उद्योग, इस प्रकार से रोजगार मिला है। इसके अलावा 202 मजदूरों को मजदूरी कार्य तथा 18 मजदूरों को अन्य कार्य में रोजगार मिला है। मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना हमारा संकल्प है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बात कही इंदौर के अभय प्रशाल में विभिन्न औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों से चर्चा के दौरान। 2015 से 18 तक हुए उद्योग स्थापना के कार्य का प्रेजेंटेशन भी मुख्यमंत्री ने देखा, जो कि औद्योगिक विकास निगम इंदौर के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस दौरान उन्होंने पीथमपुर की 3 औद्योगिक इकाइयों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोना काल के दौरान पिछले महीने में प्रदेश को 26,000 करोड़ रुपए के टैक्स का नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई के लिए योजनाबद्ध रूप से प्रयास किए जाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पीथमपुर की दवा इंडस्ट्रीज ने अमेरिका जैसे देश को कोरोना काल में दवाइयों की सप्लाई कर देश का मान बढ़ाया है। इसके अलावा पीपीई किट के निर्माण तथा सैनिटाइज़र बनाने के काम में भी पीथमपुर की इंडस्ट्रीज अग्रणी रही है। मध्य प्रदेश में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू हो गई है। योजना के अंतर्गत अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सम्मिलित सभी पात्र परिवारों को उनके निवास के नज़दीक की दुकान से ही बायोमेट्रिक्स के आधार पर 21 राज्यों में कहीं भी उचित मूल्य का राशन मिल सकेगा।
तो मध्य प्रदेश के जो मजदूर बाहर हैं या फिर बाहर के जो मजदूर मध्य प्रदेश में हैं, ये जहाँ पर रहते हैं वहीं पर राशन प्राप्त कर सकेंगे। प्रदेश की सभी उचित मूल्य दुकानों का ऑटोमेशन पूर्ण हो गया है। श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि योजना के अंतर्गत प्रदेश की समस्त 24,980 उचित मूल्य दुकानों पर POS मशीनें लगाई जाकर उनका ऑटोमेशन कार्य पूर्ण कर लिया गया है। प्रदेश में पोर्टेबिलिटी के माध्यम से राशन का वितरण भी हितग्राहियों को शुरू कर दिया गया है। अन्य 20 राज्यों में भी राशन मिल सकेगा मध्य प्रदेश के पात्र परिवारों को। ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा और सिक्किम। 2 रुपये किलो गेहूँ तथा 3 रुपये किलो चावल और मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलोग्राम इस योजना में दिया जाता है। बताया गया कि प्रदेश में वर्तमान में 18,452 परिवारों और 32,436 सदस्यों को लाभान्वित किए जाने के लिए चिन्हांकित किया जाकर खाद्यान्न वितरण शुरू किया गया है। हितग्राहियों के चिन्हांकन के साथ ही उन्हें लाभ देने की कार्रवाई जारी रहेगी। श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए लगेंगे रोजगार मेले। चिन्हित जिलों में इनका आयोजन शुरू में किया जाएगा। रोजगार मेलों का आयोजन जून माह के तीसरे सप्ताह में किया जाना है। जिन जिलों में अधिक श्रमिक पंजीकृत है वहाँ प्राथमिकता के आधार पर रोजगार मेले आयोजित होंगे। प्रत्येक श्रमिक को SMS के माध्यम से इसकी सूचना दी जाएगी। मेले तक श्रमिकों को लाने ले जाने की व्यवस्था भी होगी। मेला स्थल पर भोजन और पानी की व्यवस्था रहेगी। मेला स्थल में भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना वायरस के रोकथाम के संबंध में जारी सभी दिशा निर्देशों का भी कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा। प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में 29 जून से 31 जुलाई 2020 के बीच स्नातक अंतिम तथा स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। इन परीक्षाओं के परिणाम अगस्त माह में ही घोषित कर दिए जाएंगे। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परीक्षाओं के सफलतापूर्वक संचालन के लिए सभी कुल सचिव, प्राचार्य, परीक्षा केंद्र अधीक्षक और परीक्षार्थियों के लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। कुल सचिवों को दिए गए निर्देशों में कहा गया कि विश्वविद्यालय को कोविड-19 के संदर्भ में मानव संसाधन विकास मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, केंद्र एवं राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। यदि कोई परीक्षार्थी परीक्षा शुरू होने के समय विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार वाले स्थलों पर निवासरत न होने के कारण जून-जुलाई 2020 से आयोजित होने वाले परीक्षा से वंचित होता है तो ऐसे परीक्षार्थी के लिए पृथक से परीक्षा का आयोजन विश्वविद्यालय के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सारी व्यवस्थाएं सरकार ने कर दी हैं। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया गया। जितने भी रक्तदान करने वाले व्यक्ति हैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हम ज्ञापित करते हैं। बहुत ही महान कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, मैं भी आपको यह वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ या आपसे चर्चा कर पा रहा हूँ तो इसका कारण ये भी है कि कुछ लोगों ने मुझे रक्तदान करके मेरी मदद की है। अन्यथा हो सकता है मैं आपके बीच आज नहीं होता है। तो जितने भी रक्त प्रदाता हैं बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विश्व रक्तदान दिवस के बारे में हम बात करें तो विश्व रक्तदान दिवस दुनिया के लगभग सभी देशों में हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया है। वर्ष 2004 में स्थापित यह दिवस सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित जीवन के लिए किए जाने वाले रक्तदान के लिए रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने और उनके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए मनाया जाता है। बात हुई है रक्तदान दिवस और विश्व स्वास्थ्य संगठन की, तो एक फैक्ट आप याद रख सकते हैं। देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन में जो कार्यकारिणी परिषद है उसके अध्यक्ष नामांकित हुए हैं। उन्होंने विश्व रक्तदान दिवस पर अपने संदेश में कहा कि रक्तदान किसी की जान बचाता है, अतः रक्तदान हर नागरिक को अपने कर्तव्य में शामिल करना चाहिए और इसके लिए सभी को प्रेरित करना चाहिए। बात करें कि यह दिवस कब से और क्यों मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन की याद में पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य रक्तदान को प्रोत्साहन देना और उससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करना है। वर्ष 1868 में 14 जून को ही महान वैज्ञानिक कार्ल लैंडस्टाइन का जन्म हुआ था। उन्होंने मानव रक्त में उपस्थित एग्लूटिनिन की मौजूदगी के आधार पर रक्त कणों का A, B और O समूह में वर्गीकरण किया। इस वर्गीकरण ने चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसी खोज के लिए कार्ल लैंडस्टाइन को वर्ष 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वर्ष 1997 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 100% स्वैच्छिक रक्तदान अभियान की शुरुआत की, जिसमें 124 प्रमुख देशों को शामिल कर सभी देशों से स्वैच्छिक रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए अपील की गई थी।
वहीं जीवन रक्षा के लिए सुरक्षित रक्त का होना भी बहुत ज़रूरी है। सभी प्रकार की प्राकृतिक आपदा, दुर्घटना, सशस्त्र संघर्ष आदि के लिए दौरान घायलों के इलाज के लिए रक्त अहम है और मातृ एवं नवजात शिशु की देखभाल में रक्त की एक आवश्यक जीवन रक्षक भूमिका होती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि रक्तदान किसी और की जान तो बचाता ही है, लेकिन रक्तदाता को भी इससे बहुत सारे फायदे हैं। पहला, रक्तदान से हार्ट अटैक की आशंका कम होती है। रक्तदान से खून का थक्का नहीं जमता, खून कुछ मात्रा में पतला हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा इससे कम होता है। दूसरा फ़ायदा यह है कि रक्तदान करने से रक्तदाता का वजन कम होता है। वस्तुतः रक्तदान वजन कम करने में भी आपकी मदद कर सकता है, इसलिए साल में कम से कम 2 बार रक्तदान करना चाहिए। तीसरा फ़ायदा है कि रक्तदान से रक्तदाता के शरीर की कैलोरी घटती है। 1.5 पाव खून का दान करने से आपके शरीर से 650 कैलोरीज कम होती है। चौथा फ़ायदा है रक्तदान से रक्तदाता के लीवर की सेहत में सुधार होता है और खून डोनेट करने से लीवर से जुड़ी समस्याएं कम हो सकती हैं। शरीर में ज़्यादा आयरन होने का दबाव लीवर पर पड़ता है, वहीं रक्तदान से आयरन की मात्रा भी संतुलित हो जाती है। पांचवा फ़ायदा है रक्तदान से रक्तदाता में कैंसर का खतरा कम होता है। आयरन की मात्रा को संतुलित करने से लीवर स्वस्थ होता है और कैंसर का खतरा भी कम हो जाता है। तो यहाँ पर रक्तदान को लेकर जो भ्रांतियाँ हैं उनके बारे में जागरूकता भी ज़रूरी है। एक औसत स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में 10 यूनिट यानी कि 5 से 6 लीटर रक्त होता है। डोनर के शरीर से केवल 1 यूनिट रक्त ही लिया जाता है। कई बार केवल एक कार एक्सीडेंट में ही चोटिल व्यक्ति को कई यूनिट तक के रक्त की ज़रूरत पड़ जाती है। एक बार रक्तदान से आप 3 लोगों की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ब्लड डोनेशन की प्रक्रिया काफ़ी सरल होती है और रक्तदाता को इसमें कोई तकलीफ भी नहीं होती। कोई व्यक्ति 18 से 60 वर्ष की आयु तक रक्तदान कर सकता है। रक्तदाता का वजन, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, बॉडी टेम्परेचर आदि चीज़ों के सामान्य पाए जाने पर ही डॉक्टर्स या ब्लड डोनेशन टीम के सदस्य आपका ब्लड लेते हैं। पुरुष 3 महीने में और महिलाएं 4 महीने के अंतराल में नियमित रक्तदान कर सकती हैं। यहाँ पर यह भी ज़रूरी है जानना कि हर कोई व्यक्ति रक्तदान नहीं कर सकता है। यदि आप स्वस्थ हैं, आपको किसी प्रकार का बुखार या बीमारी नहीं है, तो ही आप रक्तदान कर सकते हैं। अगर कभी रक्तदान के बाद आपको चक्कर आना, पसीना आना, वजन कम होना या किसी भी अन्य प्रकार की समस्या लंबे समय तक बनी हुई हो, तो फिर आपको निर्णय लेना चाहिए कि आप रक्तदान नहीं करें। यदि रक्तदाता इन भ्रांतियों का ध्यान रखें तो वे बिना व्यवधान के सुरक्षित रक्तदान कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सरकारी नौकरी की। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की खंडपीठ ग्वालियर में वैकेंसी निकली है। रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य, इन सभी कर्मचारियों की। इसके लिए वेतन जो बात करें तो वेतन कलेक्टर रेट के आधार पर लगभग 8,250 रुपये प्रति माह होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई 2020 शुक्रवार। आवेदन में सुधार करने की अंतिम तिथि है 13 जुलाई 2020 सोमवार। स्क्रीनिंग का दिनांक है बाद में बताया जाएगा, स्क्रीनिंग और इंटरव्यू जो होगा। तो यहाँ पर 10 जुलाई 2020 को रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन भरने पर कोई त्रुटि हो तो आप उसमें सुधार भी कर सकेंगे 13 जुलाई तक। लेकिन ऐसा क्यों करें कि आपको त्रुटि में सुधार करना पड़े, पहले ही त्रुटि करें ही ना। 50 रुपये शुल्क लगेगा त्रुटि सुधार के लिए। परीक्षा शुल्क की बात करें तो अनारक्षित वर्ग तथा मध्य प्रदेश राज्य के बाहर के निवासी सभी आवेदकों के लिए 100 रुपये प्लस GST, MP ऑनलाइन को दे पोर्टल शुल्क और 100 रुपये परीक्षा शुल्क, अर्थात कुल मिला के 200 रुपये और GST आपको लगेगा। और मध्य प्रदेश राज्य के निवासी आरक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए SC, ST, OBC के लिए MP ऑनलाइन को दे केवल पोर्टल शुल्क 100 रुपये लगेगा और साथ में GST। तो मध्य प्रदेश वालों के लिए शुल्क कम रहेगा 100-125 रुपये और बाहर वालों के लिए 200-250 रुपये रहेगा। ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी आप www.mpionline.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं। आप खुद भी यह फॉर्म भर सकते हैं या फिर किसी इंटरनेट कैफ़े के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या या जानकारी हो के लिए आपको मदद चाहिए तो इसके लिए नंबर है 0755 672 0222। इस पर आप कॉल कर सकते हैं। बात करें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की तो आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी जिनमें रसोइया, धोबी, माली, स्वीपर, भृत्य, इनके लिए वेतन रहेगा 8,250 रुपये। योग्यता है 8वीं कक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से उत्तीर्ण होना चाहिए। कार्य का अनुभव और तकनीकी योग्यता यदि आपके पास रहेगी तो उसको वरीयता दी जाएगी।
वाहन चालक और भत्ते की बात करें तो इसके लिए कलेक्टर रेट वही है 8,250 रुपये। इसके लिए योग्यता है 10वीं पास, वैध लाइट मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए और सभी प्रकार के वाहन चलाने का अनुभव होना चाहिए। मैकेनिक की यदि तकनीकी योग्यता आपके पास होगी तो आपको इसमें वरीयता दी जाएगी। बात करें आरक्षण की तो 12 पद है अनारक्षित, ओबीसी के 2 पद है, एसटी के 1 पद है और एससी का 3 पद है। इस प्रकार से कुल मिलाकर 18 पद है। आयु सीमा की बात करें तो पुरुष आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। 10 जुलाई 2020 को यह आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम आयु की बात करें तो पुरुष आवेदक आरक्षित वर्ग यानी कि SC ST OBC के लिए 40 वर्ष, महिला आवेदक अनारक्षित वर्ग के लिए 45 वर्ष, महिला आवेदक आरक्षित वर्ग SC ST OBC के लिए 50 वर्ष, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला आवेदक के लिए अनारक्षित वर्ग के लिए 50 वर्ष, विधवा परित्यक्ता तलाकशुदा महिला आवेदक आरक्षित वर्ग के लिए 55 वर्ष। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। और भी बात करें आगे कि किस प्रकार से चयन होगा तो सबसे पहले होगी स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग है तो समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र MP ऑनलाइन द्वारा जारी किया जाएगा। मूल प्रमाण पत्र आपको इसमें ले जाने होंगे, उपस्थित होना अनिवार्य होगा। स्क्रीनिंग के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी जो कि SDM स्तर से नीचे का ना हो उसके द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः प्रस्तुत करना होगा। स्क्रीनिंग में प्राप्त अंकों को अंतिम चयन सूची तैयार करते समय नहीं जोड़ा जाएगा। तो 20 अंक तो आपके रहेंगे स्क्रीनिंग के, उसके बाद में 20 अंक आपके रहेंगे इंटरव्यू के। मेरिट के अनुसार सफल पाए गए अभ्यर्थियों की सूची 1:3 के अनुपात में तैयार कर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के सूचना पटल पर और वेबसाइट www.mpHC.gov.in पर भी डाली जाएगी। साक्षात्कार हेतु सफल पाए गए अभ्यर्थियों को अपने आवेदन पत्र, समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियों एवं 2 नवीन कलर फोटोग्राफ के साथ अपनी कैटेगरी सहित लिफाफे के ऊपर स्पष्ट रूप से जिस पद हेतु आवेदन पत्र भेजा जा रहा है अंकित करते हुए प्रेषित किया जाना आवश्यक होगा। तो यह थी महत्वपूर्ण जानकारी। पदों की संख्या में कमी या फिर बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आप अप्लाई कर दें। छोटी नौकरी समझकर मौका ना गंवाएं, मौके क्योंकि बार बार नहीं मिलते हैं दोस्तों। और सरकारी नौकरी तो आप जानते हैं सरकारी नौकरी है, इसमें कोई छोटी या बड़ी भी नहीं होती हैं। और शाहरुख खान के आप फैन हो तो जानते ही होंगे कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश भी शुरू हो चुका है। प्री वेटनरी एंड फिशरी टेस्ट प्रवेश परीक्षा 2020 का आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। आवेदन भरने की तिथि है 9 जून से 23 जून 2020। संशोधन की तिथि है 9 जून से 28 जून 2020। परीक्षा होगी 18-19 जुलाई 2020 को। परीक्षा शहर है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर। MP ऑनलाइन के माध्यम से आप आवेदन भर सकते हैं। अनारक्षित वर्ग के लिए फ़ीस है 400 रुपये। आरक्षित वर्ग के लिए जो कि मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो 200 रुपये फ़ीस रहेगी। कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु MP ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये और रजिस्टर्ड सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर आवेदन भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। MP इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में यह तो टेंडर की जो है विज्ञप्ति है, जो नौकरी की विज्ञप्ति है वही हम देखेंगे। टेंडर की विज्ञप्ति के लिए तो यदि आप ठेकेदार हो तो अलग से यह पेपर खरीदते ही होंगे। पशुपालन डिप्लोमा प्रवेश परीक्षा 2020 के आवेदन पत्र भी आमंत्रित किए गए हैं। इसके लिए 9 जून से 23 जून लास्ट डेट है। संशोधन कर सकते हैं आप 28 जून तक। 18-19 जुलाई को परीक्षा होनी है। MP ऑनलाइन के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। और महत्वपूर्ण भर्तियों की बात करें और खबरों की बात करें तो जो देख लेते हैं हम जो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के लिए भी आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं 15 जून से 29 जून 2020 के बीच में। MP ऑनलाइन के जरिए ही यह फॉर्म भी आप भर सकते हैं, फीस वही रहेगी। इसके अलावा अब एक क्लिक में मिलेगी शहरी पथ व्यवसायों की पूरी जानकारी। पोर्टल इसके लिए बना दिया गया है। पंजीयन अभियान 25 जून तक चलेगा। पोर्टल में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी पथ व्यवसायों की जानकारी एकत्र करने के लिए वर्ष 2012 में किए गए सर्वे को आधार मानकर हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। यह सरकार अच्छा नहीं करती है कि 2012 कब का बीत चुका है, उसके बाद में कई हितग्राही की नौकरी लग जाती है, कई दूसरे व्यवसाय में चले जाते हैं और कईयों की नौकरियां छूट जाती हैं। तो जो भी काम किया जाए लेटेस्ट सर्वे के आधार पर होना चाहिए।
लेकिन सरकार ने निर्णय लिया है 2012 के जो पंजीकृत व्यवसायी है उस आधार पर नाम जोड़े या घटाए जाएंगे। इसमें पुराने व्यवसायों के नाम जो अब कार्यशील नहीं है उनके नाम काटे जाएंगे और नए नाम उपलब्धता के आधार पर जोड़े जाएंगे। इस तरह से वर्तमान में शहरी क्षेत्र में उपलब्ध सभी पथ व्यवसायों की जानकारी दर्ज की जाना है। इसके लिए वार्ड दलों का गठन किया जाना है। MP ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन लिए जाएंगे। पोर्टल से लाभ यह होगा कि सभी पात्र हितग्राहियों की जानकारी पोर्टल में रखी जा सकेगी। पोर्टल के माध्यम से हितग्राहियों को समय पर पारदर्शिता के साथ विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल सकेगा और इनके लिए डेटाबेस बन जाएगा। उस आधार पर योजनाएं बनाई जा सकेगी और कार्यों की निगरानी भी की जा सकेगी। पंजीयन की प्रक्रिया की बात करें तो पात्र हितग्राही www.mprban.gov.in पर आधार एवं समग्र ID के आधार पर खुद ही पंजीयन इसमें कर सकते हैं। प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट 2020 के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तिथि है 11 जून 2020 से शुरू होकर 25-26 जुलाई 2020 को आपकी परीक्षा होगी और लास्ट डेट है 25 जून 2020। 30 जून तक आप संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा शुल्क रहेगा अनारक्षित वर्ग के लिए 400 और मध्य प्रदेश के मूल निवासी आरक्षित वर्ग के लिए 200। 60 रुपये पोर्टल शुल्क और 20 रुपये सिटीजन यूज़र के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर एक्स्ट्रा शुल्क देना होगा। ऑनलाइन परीक्षा होगी 25-26 जुलाई 2020 को। अभ्यर्थी का पंजीयन इसके लिए अनिवार्य है और निर्देश आप चाहे तो यहाँ पर दिए गए हैं, देख सकते हैं। अन्य नौकरियों की जानकारी और खबरों की बात करें, अगले पेज पर देखते हैं। यहाँ पर तो निविदा सूचना दी गई है जो कि आपके किसी काम की नहीं है, बस ठेकेदार के काम की है। APJ अब्दुल कलाम की जो कोटेशन है वह बहुत ही अच्छी होती है। देखिए, कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती है बल्कि वह हमारी छिपी हुई सामर्थ्य को बाहर ला देती है। इसलिए कठिनाइयों के समय में हताश न हो बल्कि और निखर कर अपनी योग्यताओं को निखारें, बढ़ाएं। मध्य प्रदेश में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए आवश्यक तैयारियां की गई हैं। बाढ़ संभावित क्षेत्र को चिन्हित किया गया है। दिशा निर्देश शासन के द्वारा सभी विभागों को, जो भी संबंधित विभाग है उनको जारी किए गए हैं। बचाव कर्मियों का प्रशिक्षण भी होगा। बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बाढ़ मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारूप के अनुसार सभी जिला प्राधिकरण इसके अनुरूप जिले का फ्लड SOP तैयार कर 38 विभिन्न बिंदुओं पर 15 जून तक कार्रवाई करने को कहा गया है। बाढ़ पूर्वानुमान प्राप्त कर चेतावनी और अलर्ट जारी होगा। इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स टीम आपदा प्रबंधन समितियों का गठन करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नोडल विभाग और नोडल अधिकारियों का निर्धारण कर दिया गया है। योजना में बाढ़ प्रबंधन से संबंधित आवश्यक मानव एवं उपकरण संसाधनों की सूची तैयार कर नोडल विभाग और संस्था की जानकारी भी दे दी गई है। शहरी क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन की आवश्यक कार्रवाई इसके अनुसार की जाएगी। राहत कैंपों का चिन्हांकन और तैयारी के लिए भी निर्देश दे दिए गए हैं। आत्मनिर्भरता का मॉडल बन रहा है राजभवन। राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने यह बात की। राज्यपाल ने राजभवन के न्यूज़लेटर प्रवाह के डिजिटल अंक का भी हाल ही में अवलोकन किया। पशुपालन को बढ़ावा देने की बात राज्यपाल ने कही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। शासन के सहयोग से फिर से शुरू हो गए छोटे छोटे काम धंधे। सरकार दे रही है 10,000 रुपये तक का लोन। किस तरह से आप ये लोन ले सकते हैं इसकी बात करें तो गली मोहल्लों में फेरी लगाकर अपना जीवन यापन करने वाले नागरिकों को सरकार अपनी गारंटी पर 10,000 रुपये तक का लोन देगी। इस योजना को सफल बनाने के लिए बैंकों से टाई अप किया गया है। वहीं ऐसे छोटे छोटे काम धंधे करने वाले नागरिकों को संबल योजना में भी शामिल कर लिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में पथ विक्रेता निधि, जीवन शक्ति योजना और प्रवासी मजदूर रोजगार समीक्षा योजना के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही। इस दौरान उन्होंने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार सेतु योजना का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बीच नागरिकों को राहत देते हुए विभिन्न योजनाओं से अब तक 26,000 करोड़ रुपए उनके बैंक खातों में डाले गए हैं। इनमें प्रवासी मजदूरों को भी शामिल किया गया है। इतना ही नहीं, अब 100 रुपये बिजली के बिल के स्थान पर 50 रुपये और जिनके 400 रुपये बिजली के बिल आते थे उन्हें सिर्फ 100 रुपये बिजली का बिल भरना होगा। रोजगार सेतु से प्रवासी मजदूरों को मिलेगा कौशल का काम।
श्री चौहान ने रोजगार सेतु योजना के हितग्राही, प्रधानमंत्री पथ विक्रेता और जीवन शक्ति योजना में हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी बांटे। इस दौरान उन्होंने पुणे में 4,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य करने वाले अमित बागे को रोजगार सेतु पोर्टल के माध्यम से सिक्योरिटी गार्ड के रोजगार का प्रमाण पत्र प्रदान किया। अमित को अब 8,000 रुपये प्रोत्साहन, 8,000 रुपये प्रतिमाह वेतन मिलेगा। इसी तरह अन्य हितग्राहियों को भी इन्होंने लाभ के चेक वगैरह वितरित किए। प्रदेश में शस्त्र लाइसेंसों का रिकॉर्ड पोर्टल पर होगा दर्ज। गृह, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि पुलिस आधुनिकीकरण की दिशा में कदम उठाते हुए भारत सरकार के निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को पोर्टल पर आवश्यक जानकारी अनिवार्य रूप से दर्ज करानी होगी। सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज होने के बाद सिंगल क्लिक के माध्यम से देश में कहीं भी और कभी भी देखा जा सकेगा। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि सभी शस्त्र लाइसेंसधारियों को अनिवार्य रूप से जानकारी 29 जून तक पोर्टल पर दर्ज करानी होगी, अन्यथा लाइसेंस निरस्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिलों के कलेक्टर्स को आर्म्स लाइसेंस इंफॉर्मेशन सिस्टम को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि शस्त्र लाइसेंसधारी अब 2 से अधिक शस्त्र नहीं रख सकेंगे। उनके पास अगर तीसरा शस्त्र है तो उसे नियमानुसार 13 दिसंबर 2020 तक जमा करना अनिवार्य होगा। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल को कोविड अस्पताल के रूप में कन्वर्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात MI अस्पताल जो कि इंदौर में है निरीक्षण करते हुए कही। उन्होंने निर्माण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। शीघ्र ही उसके बाद में भर्ती यहाँ पर स्टाफ की जाएगी। केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अस्पताल को मूर्त रूप दिया है। अस्पताल में इंदौर उज्जैन संभाग के मरीजों को मुफ्त सेवा का लाभ मिलेगा और कोविड संक्रमण के निदान के बाद सभी बीमारियों का इलाज किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने रोटी, कपड़ा और मकान के बाद शिक्षा और स्वास्थ्य मनुष्य की मूलभूत आवश्यकता है यह बात कही। 400 बिस्तरों वाले इस अस्पताल के निर्माण में लगभग 360 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस अस्पताल में भूतल और आधार तल को मिलाकर कुल 10 मंजिल है। भूतल पर खून पेशाब की जाँच, एक्सरे और मस्तिष्क की जाँच के लिए मशीनें लगाई जा रही हैं। पहली मंजिल से बेड लगाए जाएंगे। बिजली कार्मिकों के लिए आधार बेस्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस, जिसका नाम दिया गया है प्रयास, शुरू किया गया है। 10 जून से यह शुरू हो गई है। बिजली कर्मियों का बायोमेट्रिक अटेंडेंस इसके जरिए लिया जाएगा। ग्रामीण अंचलों में स्वसहायता समूह उपलब्ध कराएंगे सैनिटरी नैपकिन। महिला बाल विकास विभाग तथा महिला वित्त एवं विकास निगम के मध्य आंगनवाड़ी केंद्रों में संचालित उदिता केंद्रों में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए किए गए अनुबंध की वैधता 15 अगस्त 2020 से 31 जुलाई 2021 तक होगी। 6 जिलों में से प्रथम चरण 15 अगस्त से डिंडोरी जिले में शुरू किया जाएगा। दूसरा चरण 1 सितंबर 2020 से शेष 5 जिलों मंडला, बालाघाट, पन्ना, टीकमगढ़ और छतरपुर में शुरू किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता आसानी से नहीं हो पाती थी और यदि उपलब्ध होते भी थे तो संकोचवश वह उनको खरीदने दुकानों तक नहीं जा पाती थी। महिला बाल विकास विभाग ने सभी 97,000 आंगनवाड़ी केंद्रों पर उदिता कार्नर तैयार करते हुए सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता कराई थी। कोरोना से निपटने के लिए IITT रणनीति प्रभावी है। इसका क्रियान्वयन जारी रखने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए। निर्देश दिए गए कि मध्य प्रदेश में फीवर क्लिनिकों को भी और अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। IITT का मतलब होता है आइडेंटिफाई, आइसोलेट, टेस्ट एंड ट्रीटमेंट। वल्लभ भवन के एक कर्मचारी की कोविड से मृत्यु के मामले में बताया गया कि वह JP अस्पताल के फीवर क्लिनिक में गया था तथा वहां से उसे दवा देने के बाद वापस भिजवा दिया गया। उसका टेस्ट नहीं किया गया। बाद में गंभीर रूप से बीमार होने पर वह दोबारा अस्पताल आया, परंतु उसे उपचार के बावजूद भी बचाया नहीं जा सका। मुख्यमंत्री द्वारा प्रकरण को गंभीरता से लिया जाकर तुरंत जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल जिले की समीक्षा में बताया गया कि भोपाल में मास्क न लगाने तथा सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 915 लोगों पर 1,85,000 रुपये का फाइन किया गया है। मध्य प्रदेश की कोरोना पॉजिटिविटी रेट 4.42% है, जबकि पूरे देश की है 5.51%। हमारी रिकवरी रेट है 68.8%, जबकि पूरे देश की है 49.1%। प्रदेश के 22 जिलों में 10 से कम कोरोना के मरीज हैं तथा 4 जिले अलीराजपुर, होशंगाबाद, सिवनी और सीहोर कोरोना मुक्त है। प्रदेश की टेस्टिंग क्षमता प्रतिदिन है 6,000 से भी ज़्यादा। सिंगल क्लिक के माध्यम से नगरीय निकायों को अंतरित किए गए 330 करोड़ रुपए। शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना और पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना तथा शहरी पथ विक्रेता पोर्टल का शुभारंभ कर रहे थे।
प्रदेश के 374 नगरीय निकायों और 5 छावनी परिषदों को सिंगल फे के माध्यम से 330 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई है। शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना क्या है, इस बारे में बात करें तो भारत के यशस्वी और दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह योजना शुरू की गई है। आत्मनिर्भर निधि के अंतर्गत इसमें 10,000 रुपये का ऋण दिया जाएगा शहरी पथ व्यवसायियों को। इसमें 7% ब्याज अनुदान सहायता केंद्र सरकार देगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इसी के साथ शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत शेष ब्याज की राशि जो लगभग 5% बनती है वह राज्य सरकार भरेगी। इस प्रकार हितग्राही को 10,000 रुपये का ब्याज मुक्त ऋण मिल सकेगा। इसकी गारंटी सरकार देगी। श्री चौहान ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पथ विक्रेताओं व्यवसायियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिए जाने के उद्देश्य से शहरी पथ विक्रेता पोर्टल भी शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत शहरी असंगठित कामगारों, सड़क पर, पथ पर गुमटी लगाकर, ठेला चलाकर व्यवसाय करने वालों का पोर्टल पर पंजीयन किया जाएगा। यह एकीकृत पोर्टल उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ देगा। मुख्यमंत्री ने पथ विक्रेताओं से आग्रह किया कि वे इस पोर्टल पर अपना पंजीयन अवश्य करवाएं। बहुत सारे पथ विक्रेताओं से भी मुख्यमंत्री ने बात की। नगरीय निकाय की दी गई राशि से करा सकेंगे विभिन्न कार्य। मुख्यमंत्री ने बताया कि 330 करोड़ रुपए जो नगरीय निकायों को दिए गए हैं, इनसे पेयजल व्यवस्था, नाले निर्माण, सीवरेज कार्य, सड़क निर्माण, सड़क मरम्मत, अधोसंरचना विकास, गंदी बस्ती विकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, अग्निशमन सेवाओं आदि से संबंधित कार्य कराए जा सकेंगे। कोरोना संक्रमण के भय को दूर करने के लिए विश्वविद्यालय आगे आए, यह बात राज्यपाल श्री लालजी टंडन ने कही। आबकारी नीति के संबंध में निर्णय लेने के लिए मंत्री समूह गठित किया गया है। आबकारी नीति 2020-21 के संबंध में यह निर्णय लेगा। गृह और लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में जो समूह गठित किया गया है, इसमें खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण सहकारिता मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत और आदिम जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह मांडवे सदस्य होंगी। प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर समिति के सचिव होंगे। होमगार्ड के जवानों को नियमित मानदेय मिलेगा। गृह मंत्री ने यह बात कही। 6 महीने की सेवा अवधि विस्तार का प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। डॉक्टर मिश्रा ने एसडीआरएफ तथा होमगार्ड द्वारा मानसून में होने वाली आपदा से बचाव की तैयारियों का भी जायजा लिया। गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कोरोना संकट काल में पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करने वाले 30 सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को भी सम्मानित किया। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि यह वॉलंटियर्स नहीं, कोरोना वॉरियर्स है। संकट की इस घड़ी में सभी ने जीवन सुरक्षा के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है। डॉक्टर मिश्रा ने सभी सम्मानित वॉलंटियर्स को ट्रैक सूट भेंट किए। सभी स्कूलों में 30 जून तक अवकाश रहेगा। ऑनलाइन अध्यापन की गतिविधियां विभागीय आदेश के अनुसार जारी रखी जा सकेगी। प्रदेश में 32 लाख से अधिक बच्चों को दिया गया है रेडी टू ईट पोषण आहार। मध्य प्रदेश में कोरोना संकट काल के दौरान निर्बाध रूप से छोटे बच्चों और गर्भवती धात्री महिलाओं को पोषण आहार बांटा जा रहा है। प्रदेश में 6 माह से 6 वर्ष के लगभग 32,18,266 बच्चों को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से रेडी टू ईट पोषण आहार वितरित किया गया। स्थानीय स्तर पर लगभग 42,266 स्वसहायता समूहों द्वारा पोषण आहार के रूप में सत्तू, पंजीरी, लड्डू चूरा, पौष्टिक मिक्सचर एवं गुड़ पापड़ी आदि तैयार कर 15-15 दिवस के अंतराल में दिया जा रहा है। इसके अलावा 3 से 6 साल के 35,49,540 बच्चों और लगभग 14,01,990 गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को पूरक पोषण आहार वितरित किया गया। इस दौरान प्रदेश वापस लौटे 7,10,685 परिवारों के 6 माह से 3 वर्ष के 75,917 बच्चे, 3 से 6 वर्ष के 78,346 बच्चे, 21,000 गर्भवती महिलाएं और 17,805 धात्री महिलाओं को भी पूरक पोषण आहार उपलब्ध कराया गया। राज्य सरकार ने की 27,281 विद्यार्थियों की फीस जमा। मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थाओं में अध्ययनरत 27,281 विद्यार्थियों की 18,88,24,000 रुपये की राशि सरकार ने जमा करवाई है। यह सभी विद्यार्थी असंगठित कर्मकारों के बच्चे हैं। यह योजना मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने शैक्षणिक सत्र 2018-19 में शुरू की थी। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री जन कल्याण शिक्षा प्रोत्साहन योजना असंगठित कर्मकार के रूप में पंजीकृत माता पिता के विद्यार्थियों को निःशुल्क उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है। योजना में तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा में संबंधित पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को लाभ दिया जाता है। मध्य प्रदेश के 32 लाख तेंदुपत्ता संग्राहकों को संग्रहण वर्ष 2018 में संग्रहित तेंदुपत्ते के शुद्ध लाभ से 183 करोड़ 94 लाख रुपए के प्रोत्साहन पारिश्रमिक का भुगतान किया गया है। प्रदेश में संचालित लाइसेंसधारी मदिरा दुकानों के संचालन की नई व्यवस्था लागू की गई है,
जिला समिति द्वारा मदिरा दुकान संचालन के लिए समूह का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए वर्ष 2019-20 में निर्धारित एकल समूह को यथासंभव उसी स्वरूप में जारी रखा जाएगा। इसके पहले की अवधि में अथवा 2020-21 में जिस स्थान पर मदिरा दुकान संचालित है यथासंभव वही संचालित होगी। इसके लिए संबंधित कलेक्टर द्वारा उन दुकानों का आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण किया जा सकेगा। आंशिक अवधि के लिए मदिरा दुकानों के संचालन के लिए जारी लाइसेंस कभी भी निरस्त करने के आदेश देने के लिए कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। और जानकारी आप वीडियो को रोक करके पढ़ सकते हैं। उपार्जित गेहूं का 100% भंडारण और भुगतान करने के निर्देश दिए गए हैं। 1,28,13,000 मीट्रिक टन गेहूं का उपार्जन अभी तक किया गया है। देवास, इंदौर और उज्जैन में उपार्जन कार्य अभी भी चल रहा है। कुल 15,74,000 किसानों से यह उपार्जन किया गया है। मध्य प्रदेश में अभी तक 53 लाख को रोजगार दिया गया। श्रमिकों को श्रम सिद्धि अभियान के तहत 7,56,000 जॉब कार्ड दिए गए हैं, जो गत वर्ष से 4 गुना अधिक है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जहां अनुमति नहीं है वहां किसी भी स्थिति में मनरेगा कार्यों में मशीनों का उपयोग न किया जाए। प्रमुख सचिव खाद्य श्री शिवशेखर शुक्ला ने बताया कि अब तक 20,000 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान किया जा चुका है। कुल 14,08,000 किसानों के खाते में राशि जमा की जा चुकी है। कुल 21,174 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान अभी किया जाना है। छिंदवाड़ा में 2 भूमिगत कोयला खदानों से 1,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। छिंदवाड़ा जिले में धनकसा और शारदा भूमिगत कोयला खदानों का ऑनलाइन शुभारंभ मुख्यमंत्री ने किया। धनकसा भूमि खदान जो है इससे 458 करोड़ रुपए और शारदा भूमि खदान से 57 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्वेस्टमेंट की योजना है। दोनों खदानें 1.4 लाख टन सालाना कोयला उत्पादन करेगी। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश कोयला उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। प्रदेश में सालाना 239 मिलियन टन कोयले का उत्पादन होता है, जिससे प्रदेश को 2,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलता है। प्रदेश के 6 जिलों छिंदवाड़ा, बैतूल, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली में कोल इंडिया लिमिटेड कोयला खनन का कार्य करता है। प्रदेश में वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड की 56 खदानों में से 23 भूमिगत और 23 ओपन है। इनमें कुल 16 खदानें मध्य प्रदेश में संचालित है, जो मुख्यतः छिंदवाड़ा और बैतूल जिलों में है। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश खनिज प्रधान राज्य है, जहां हीरा, कोयला, मीथेन गैस, कॉपर और लाइमस्टोन के भंडार है। जहां हीरा उत्पादन में मध्य प्रदेश सबसे प्रमुख राज्य है, वहीं मैगजीन और कॉपर उत्पादन में दूसरे और कोयला उत्पादन में देश में चौथे स्थान पर है। राज्य के मुख्य खनिजों के उत्पादन बढ़ाने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने छिंदवाड़ा जिले की जिन 2 भूमिगत खनिज परियोजनाओं से 1.4 लाख टन कोयले का वार्षिक उत्पादन के साथ ही करीब 1,000 लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोविड-19 के संकट के दौर में देश को लॉकडाउन और अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से लोगों को बचाने के बाद मंत्र दिया कि जान भी है और जान भी है। इसका अर्थ है कि जीवन के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी शुरू करना होगा। केंद्र सरकार ने मंजूर की है 1,280 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के लिए। यह मंजूर किए गए हैं। इस राशि से 26.27 लाख ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन देने की कार्य योजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए यह राशि मंजूर की गई है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 2020-21 का एक्शन प्लान राष्ट्रीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके बाद कमेटी ने यह राशि मंजूर की है। बकाया राशि के रूप में 244.95 करोड़ रुपए और इस वर्ष के केंद्रीय आवंटन और मिलने वाले राज्य के हिस्से के साथ प्रदेश को इस वर्ष जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन के लिए 3,093 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध होगी। जल जीवन परिवर्तन मिशन के तहत प्रदेश में 2023-24 तक सभी 1,21 लाख रुपए ग्रामीण घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में 13,52,000 ग्रामीण घरों में पहले से नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्यों के साथ साझेदारी में जल जीवन मिशन शुरू किया गया है। मिशन का लक्ष्य 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घर में नियमित और दीर्घकालिक आधार पर गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराना है। यह मिशन बुनियादी ढांचे के सृजन पर आधारित न होकर सेवा आधार पर है। ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में सार्वजनिक कवरेज की योजना बनाते समय पानी की कमी वाले क्षेत्र, गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र, SC/ST OBC बहुल बस्तियां, गाँवों, आकांक्षात्मक जिले और सांसद आदर्श ग्रामीण योजना गाँव और विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह को प्राथमिकता दी जाती है। जल गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों में पीने के पानी की आपूर्ति जल जीवन मिशन के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। प्रदेश में 395 ऐसी बस्तियों में
घरेलू नल कनेक्शन और सामुदायिक जल शोधन संयंत्रों का प्रावधान किया जाकर ग्रामीणों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराया जाएगा। जल की गुणवत्ता और सतत निगरानी की जा रही है। इसमें 5 व्यक्ति विशेषकर महिलाओं को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है प्रत्येक ग्राम में। ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। हर साल प्रत्येक ऐसे स्रोत को एक बार भौतिक और रासायनिक मापदंडों के लिए और 2 बार बैक्टीरियोलॉजिकल संदूषण के लिए परीक्षण की आवश्यकता होती है। दोस्तों, यह थी सप्ताह भर की सरकारी योजना, समाचार और सरकारी नौकरियों की जानकारी जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित थी। रोजगार और निर्माण के हर एक अंक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न भी दिए जाते हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स भी दिए होते हैं। यह सब भी आप चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर करेंगे समाप्त। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हो तो बेल आइकन यानी कि घंटी का बटन जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।